Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. We discuss the current affairs in the form of MCQs. तो आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड इट्स आंसर उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको भी ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलते हैं. सपोज ये क्वेश्चन है, हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हम वो उसे ऐसे नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं. ठीक है, तो यस, हम MCQs के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ न्यूज़ को हमने वन लाइनर के फॉर्म में भी रखा है तो वो भी पढ़ेंगे. सो एंड तक बने रहिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन. आपको बताना है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ IRDAI. ठीक है, तो IRDAI एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश में जो भी इंश्योरेंस के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है IRDAI. ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर RBI है, वैसे इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर IRDAI है. ठीक है, तो इन्होंने इम्पोज किया है पेनल्टी. जैसे RBI बैंक्स के ऊपर पेनल्टी इम्पोज करता है, वैसे IRDAI ने इम्पोज किया है किसके ऊपर पेनल्टी? HDFC लाइफ फॉर वायलेटिंग वेरियस IRDAI रेगुलेशन. सो इनके रेगुलेशंस को HDFC लाइफ ने वायलेट किया था. HDFC लाइफ क्या है? HDFC बैंक का एक सब्सिडरी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस देता है. ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में जो डील करता है दैट इज़ HDFC लाइफ. ठीक है, तो ये HDFC बैंक का ही एक विंग है. ठीक है, तो इनके ऊपर कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाई गई है ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 करोड़. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2, तो 2 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी लगाई है इनके ऊपर. क्यों लगाई गई है? देखो कैसे उन्होंने, अब आपके एग्जाम में पूछते हैं कि किस वजह से भी पेनल्टी लगाई गई थी, तो वो वजह भी हम जान लेते हैं. 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी इश्यूज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट. तो जो भी इनके पॉलिसी होल्डर्स हैं जिन्होंने बीमा ले रखा है, उनके इंटरेस्ट्स को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे. मतलब जो भी इनके प्रॉब्लम्स थी या फिर उनके हित में काम नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई. और एक एडिशनल 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी इरेगुलरिटीज़ कंसर्निंग द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज बाय द कंपनी. तो जो कंपनी है वो आउटसोर्स कर रही थी, उस पर वो फॉलो नहीं कर. अब आउटसोर्स क्या होता है? देखो सपोज मेरी एक कंपनी है A, ठीक है, और मेरे पास अब आ गया है बहुत सारा काम, वो मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, और मेरे एम्प्लॉयज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि कोई एक कंपनी B है, हम उसको अपना काम आउटसोर्स करेंगे. हम इसे कहेंगे कि भाई ये सब हमारा काम है, तुम इसे हमें करके दो, इसके बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग. तो ऐसे HDFC लाइफ भी कुछ आउटसोर्स कर रहा था, उसमें भी इन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया है. IRDAI के कुछ रेगुलेशंस होंगे कि आप कैसे आउटसोर्स कर सकते हो अपने काम को, तो उसमें भी इन्होंने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया. इरेगुलरिटीज़ दिख रही थी, रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी. सो 1 + 1, तो 2 करोड़ रुपए की ओवरऑल पेनल्टी लगाई गई है HDFC लाइफ पे. ठीक है, आई होप आपको IRDAI का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, और आउटसोर्सिंग का भी मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है जी. Next, Dash Bank has introduced a new RuPay credit card integrating both Unified Payment Interface and National Common Mobility Card features. तो कौन सी है वो बैंक जिन्होंने क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया है जिसमें ये दोनों फीचर्स है, जिसमें आप UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हो और NMC के फीचर्स भी आप यूज़ कर सकते हो. तो कौन सी है वो बैंक? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, RBL. ठीक है, तो RBL को पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड कहा जाता था, अब उसे सिर्फ RBL ही कहा जाता है. ठीक है, और ये इस इनोवेशन के वजह से ये पहली ऐसी बैंक बन गई है प्राइवेट सेक्टर में जो कि एक ही कार्ड में ये दोनों फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रही है, UPI का और NMC के फीचर्स का. ठीक है, RBL बैंक का फाउंडेशन 1943 में हुआ था. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई, महाराष्ट्र में. ठीक है जी. नेक्स्ट, India's Olympic bronze medalist Dash is said to be India's flag bearer in the closing ceremony of the Paris Olympics. तो पेरिस ओलंपिक्स की जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें इंडिया के फ्लैग बेयरर कौन होंगे ये आपको बताना है. ठीक है जी. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मनु भाकर. ठीक है, मनु भाकर जी होंगी हमारे फ्लैग बेयरर पेरिस ओलंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी में. मनु भाकर जी ने सिंगल्स इंडिविजुअल्स के कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में मेडल जीता ब्रॉन्ज, और इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ भी मिक्स्ड कैटेगरी में भी इन्होंने मेडल जीता था. ठीक है,
तो आज़ाद भारत की ये पहली ऐसी व्यक्ति बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल को जीता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग टाइम एरोस्पेस एग्जीक्यूटिव, तो एक एग्जीक्यूटिव हैं जो कि एरोस्पेस एयर एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट केले ऑर्टबर्ग, ठीक है। तो इनको चुना गया है सीईओ किस कंपनी का, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ इनको चुना गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बोइंग, ठीक है। आपने सुना होगा ना बोइंग विमान, जो कि यूएस में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, है ना। तो उसी के ये सीईओ के तौर पे चुने गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, द डैश हैज़ अपॉइंटेड इंद्रजीत Kamotra's reappointment as MD and CEO of Unity Small Finance Bank Limited for 2 years. तो इंद्रजीत जी को एमडी और सीईओ चुना गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उनका फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है। ये पहले से ही थे एमडी एंड सीईओ और 2 साल के लिए इनको फिर से अपॉइंट किया गया है। तो किसने इनकी अपॉइंटमेंट को 2 साल के लिए बढ़ाया है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका रीअपॉइंटमेंट 2 साल के लिए कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक बिजनेस समिट टुडे इन डैश। तो इंडिया जो है वो बिम्स्टेक का ये पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बिम्स्टेक का ही फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका बिजनेस समिट होने वाला है आज इंडिया में, कहाँ पे, किस शहर में, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली, ठीक है जी। तो इसको जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी हैं, इसको इनॉग्रेट करेंगे। 3 दिन का ये समिट रहेगा और बाकी बहुत सारे अदर मिनिस्टर्स भी आएंगे, जिसमें से कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, वो भी इसको एड्रेस करेंगे इस समिट को, ठीक है। बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। स्टैटिक के एंगल से ये कंट्रीज़ याद रख लेना, ठीक है। और 1997 में बनाया गया था विद द एम ऑफ प्रमोटिंग मल्टी फेसेटेड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अमॉन्ग द कंट्रीज़ ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के रीजन में जो भी कंट्रीज़ आती हैं उनमें इकोनॉमिकल टेक्निकल कोऑपरेशन बनी रहे, उनमें विकास होता रहे, इसके एम के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे आता है? राइट हैंड साइड ऑफ द इंडिया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है, ठीक है। तो इस रीजन में जो भी कंट्रीज़ आती हैं यहाँ पे उनका सतत विकास हो सके, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है। फिर श्रीलंका भी, जो कि इंडियन ओशियन में लाया करता है, कुछ टाइम बाद श्रीलंका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 फ्रॉम टुडे इन डैश। तो आपको बताना है कि मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये एयर एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है तरंग शक्ति, ये कहाँ पे होगी ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सूलार, तमिलनाडु में ये होगी, ठीक है जी। ये 2 फेजेस में कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। इसका जो पहला फेज़ है वो आपका कहाँ पे होगा? सूलार, तमिलनाडु में। और ये कब तक चलेगी? 14 अगस्त से ये स्टार्ट होगी। और जो दूसरा फेज़ होगा उसका जोधपुर राजस्थान में होगा 29 अगस्त से 14 सितंबर तक, ठीक है। तो आज से लेके 14 अगस्त तक इसका फर्स्ट फेज़ चलेगा, सेकेंड फेज़ चलेगा 29 अगस्त टू 14 सितंबर जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। इसमें 30 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी एंड आउट ऑफ 30 10 कंट्रीज़ विल ज्वाइन द एक्सरसाइज विद फाइटर एयरक्राफ्ट। और उसमें से भी जो 10 कंट्रीज़ है वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके आएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये आपकी न्यूज़ आ रही है कहाँ में? बांग्लादेश से। आपने न्यूज़ में तो ये सुना ही होगा, ठीक है। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज़ सेड दैट इंटरिम गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। तो मिलिट्री की ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है। मिलिट्री इनको टेक ओवर कर लेगी और मिलिट्री के चीफ कौन है ये आप मुझे बताना, ठीक है। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का भी नाम आ गया है मोहम्मद शहाबुद्दीन जी। तो आपको पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन थे जब शेख हसीना जी ने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। तो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट चल रहे थे उनके रिजर्वेशन को लेके, तो इसी के चलते बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया। और इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गए थे कि उनके जान पे आ गई थी। अगर वो वहाँ पे देश पे वहाँ पे रहती थी तो शायद प्रोटेस्टर्स उनको मार भी देते थे। तो इसी कारण के वजह से वो वहाँ से चली गई बांग्लादेश छोड़ के, और हिंडन एयरबेस में वो आई थी, ऐसा माना गया है।
और यहाँ से वो फिर यूके लंदन के लिए भी चली गई हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो बांग्लादेश में ये सारी सिचुएशन चल रही है और उन प्रेसिडेंट जी ने कहा है कि द लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बागबान एंड ढाका इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ ऑफ 3 फोर्सेस, तो एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें तीनों आर्म्ड फोर्सेस के, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बांग्लादेश के जो हैं उनके चीफ भी आएंगे, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं वो भी आएंगे। इसके बाद मिलिट्री ही वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी जब तक फिर से री इलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो बस यही थी न्यूज़, याद रख लेना। आपको पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन थे जब शेख हसीना जी ने रिज़ाइन किया। ठीक है, मिलिट्री चीफ आप मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट, IIT मद्रास रिसर्च पार्क हैज़ ओपन एंड इंडिजिनसली डिज़ाइंड एंड डेवलप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो बैटरीज के ज़रिए जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टोर करने का एक सिस्टम बनाया है IIT मद्रास ने, एक रिसर्च पार्क पे उन्होंने इसको ओपन किया है। आपको बताना है कि ये जो सिस्टम ओपन किया है इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, ये कितना एनर्जी अपना होल्ड कर सकता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 मेगावाट हर्ट्ज। ठीक है, 1 MWH, इतनी ज़्यादा ये कैपेसिटी स्टोर कर सकता है। ठीक है जी। तो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द रिसर्च पार्क अशोक झुंझुनवाला, तो इसके जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं अशोक झुंझुनवाला जी ने, अशोक झुंझुनवाला, इन्होंने कहा है कि developed by its Center of Excellence in Energy and Telecommunication is the first stationary storage system situated in building in the country। तो ये पहला ऐसा स्टोरेज सिस्टम है जो कि एक बिल्डिंग में सिचुएटेड है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको न्यूज़ में भी रखा है। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री माझी बहन लाड़की योजना है वो बेनिफिशियल स्कीम है फॉर वुमेंस के लिए और ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने आपको स्कीम के बारे में भी समझाया था, फिर अपने ही सेशन में अब आपको मैंने बताया था कि एक मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक लिटिगेशन डाला था बॉम्बे हाई कोर्ट में कि ये जो स्कीम है इससे जो है वो फाइनेंशियल बर्डन टैक्स पेयर्स के ऊपर बढ़ जाता है, तो इसलिए ये स्कीम रद्द की जानी चाहिए, जिसके मैं सपोर्ट में भी था। तो उसका आज रिजल्ट आ गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये स्कीम बेनिफिशियल है वुमेंस के लिए और ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। ठीक है, डिमिनिशिंग अ पेटिशन फाइल्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेम था नावेद अब्दुल सईद मुल्ला, तो इन्होंने कहा था कि इस स्कीम को रद्द कर देना चाहिए। द कोर्ट हैज सेड इट कैन नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिसी डिसीजंस अनलेस फंडामेंटल राइट्स आर वॉलेटेड। तो इन्होंने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है उसमें हम तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं जब तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के वो वायलेट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो ही हम इंटरफेयर करेंगे, तब तक उसके पहले हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि यार मतलब एक स्कीम के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, झारखंड की स्कीम के ऊपर, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि मेरा क्या मानना था इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अदिति तत्करे हैज़ लॉन्च्ड यशस्विनी ई पोर्टल। तो अदिति तत्करे जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है यशस्विनी ई पोर्टल, और उस पोर्टल पे क्या होगा, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। तो जो स्वयं सहायता संघ होते हैं वुमेन्स के, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो आके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर पाएँ, यानी कि पब्लिसिटी कर पाए, अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज़ कर पाएँ, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यशस्विनी ई पोर्टल। तो अदिति तत्करे हैं वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये किस स्टेट की वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है ये आपको बताना है। ठीक है जी, तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अगस्त 6 यानी कि आज ही के दिन हिरोशिमा डे मनाया जाता है, बिकॉज आज ही के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। ठीक है, 1945 के टाइम। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था, तो इस बॉम्बिंग की वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई और उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं कई सारे उनके आने वाले जनरेशन्स पे भी दिखे। लोग कई बहरे पैदा होते थे, कोई अंधे पैदा होते थे। ठीक है, मतलब डिसेबल लोग पैदा होते थे उस रीजन में। ठीक है, अगस्त 6 1945 के दिन एक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, वो गिरा
और अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर्स हिरोशिमा के पास ही वो बॉम्ब आके गिरा था। और फिर सेकेंड बॉम्ब गिराया गया जापान के नागासाकी पे, जिसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो ये दो बॉम्ब्स गिराए गए और इसके बाद 15 अगस्त के दिन जापान ने सरेंडर कर दिया कि वो हार गए हैं, और इसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यही वो स्कीम है। झारखंड के जो मुख्य चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मय्यम सम्मान योजना। ठीक है, ये लॉन्च किया इन द सेंस इन्होंने नई स्कीम को लॉन्च नहीं किया है, पहले ही एक स्कीम थी जिसका नाम था झारखंड बहन बेटी स्वावलंबना प्रोत्साहन योजना। इसी को रीनेम करके ये कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यार अगर आप लोगों को पैसे ही बांट रहे हो तो इससे उनका भला नहीं होने वाला है। अगर आप सही में भला चाहते हो तो उनको स्किल्ड बनाओ। आज आपकी गवर्नमेंट है, पैसे दे रही है, कल वो कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो कब तक ही पैसे देगी यार। इससे आपके स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे भी बर्डन क्रिएट होता है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने भी जैसे 5 स्कीम्स को लॉन्च किया था, बसेस और फ्री बसेस फॉर वुमेन, और हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। यार ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स कर रहे हो, पर उससे स्टेट के ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो रहा है, आप समझ रहे हो। और साथ साथ लोगों को भी दिक्कत हो रही है, फ्री बसेस दे रहे हो, लोगों को ट्रैवल करने में बाकी लोगों को परेशानी हो रही है ना। और रिसोर्सेज भी सही से नहीं, और जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत होती है ना स्कीम्स की, उन लोगों तक तो ये स्कीम्स पहुंचती ही नहीं है। खुद ही लोग फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक आईडी क्रिएट करके फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वो इस स्कीम का फ़ायदा ले लेते हैं कि हाँ हम भी एलिजिबल हैं अब, फेक डॉक्यूमेंट्स को बना के। तो इसीलिए अगर आप सच्ची में भला चाहते हो तो इन लोगों को स्किल्ड बनाओ, रोज़गार अपना खुद से कर सकें, ऐसे स्किल्ड बनाओ इन लोगों को। फ्री की स्कीमों में मत बांटो। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू ईच एंड एवरी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री में हो। फ्री में पैसे मत बांटो, बिकॉज फ्री में बांटी हुई चीज़ ना कभी भी उसकी अहमियत नहीं समझ में आती है। ठीक है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आप क्या सोचते हो ऐसे स्कीम्स के ऊपर। ठीक है, ये लास्ट न्यूज़ है, इसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे। तो अमेज़ॉन पे, आइडन और बेल डेस्क जो है, इनको आरबीआई से लाइसेंस मिल गया है कि वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी अब प्रोवाइड कर सकेंगे फैसिलिटीज़। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इज एक देश से दूसरे पेमेंट, अगर हम पेमेंट्स को भेज रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो किन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम कर पाएंगे अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को? अमेज़ॉन पे, एडन और बिल डेस्क। ठीक है, पीएसीबी ने लाइसेंस दे दिया है इन कंपनीज़ को। ठीक है, और जो कैश फ्री नामक एक कंपनी थी, वो पहली ऐसी कंपनी थी जिनको पीएसीबी का लाइसेंस मिला था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो बस यही थी न्यूज़ आपकी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इफ़ यू हैव लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय एवरीवन।